Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today in this video we'll cover unimodal and multimodal transportation of goods. हमारा सब्जेक्ट है इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सबसे पहले इंट्रोडक्शन कवर करते हैं. इन इंटरनेशनल ट्रेड गुड्स ऑफन ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस. ये तो हमें पता ही है कि इंटरनेशनल ट्रेड में जो गुड्स होते हैं, सामान होता है, वो लंबे डिस्टेंस ट्रैवल करता है, क्योंकि ये इंटरनेशनल जो होता है, ये ट्रांजैक्शन होता है, यानी गुड्स का जो एक्सचेंज होता है वो भी कंट्री टू कंट्री होता है, तो काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करना होता है गुड्स को. क्रॉसिंग मल्टीपल कंट्रीज एंड बॉर्डर्स. ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व वेरियस मेथड्स. लाइक अब ट्रांसपोर्ट अलग अलग मेथड इन्वॉल्व करता है, जैसे बाय रोड भी होता है, रेल भी होता है, सी भी होता है और एयर भी होता है. अब डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर यूज, ये डिपेंड करता है कि कितने तरीके के ट्रांसपोर्ट यूज़ किए जा रहे हैं, किस तरीके का गुड है, ठीक है, या कितने मैनेज करे जा सकते हैं. तो उसको ना कैटेगराइज किया गया है. एक होता है यूनी मॉडल ट्रांसपोर्ट, एक होता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट. ठीक है. सो ना यूनी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, डेफिनेशन से समझते हैं. यूनी मॉडल ट्रांसपोर्ट रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स यूजिंग ओनली वन मेथड. एक ऐसे गुड्स की मूवमेंट, ऐसा तरीका गुड्स को ले जाने का जिसमें एक ही मोड यूज़ होता है, एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ होता है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है. वन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट. अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं. सेंडिंग गुड्स फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता. अगर आपको दिल्ली से कोलकाता आपको गुड्स भेजने हैं तो वो एंटायरली ट्रेन के थ्रू ही जा सकते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है. तो ये है यूनी मॉडल ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट. ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लाई विद वन रेल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर. अब जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एक मिनट, सो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो जो रेल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर है उसके ऊपर डाल दी गई है कि रेल के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होगा, कोई और ज़रिया नहीं हो सकता इस गुड को ले जाने का. ठीक है, क्योंकि और कोई तरीका होता है जो मेंशन नहीं होता तो उसके चार्जेस भी अलग होते हैं, तो इसलिए यूनी मॉडल के अंदर सिर्फ एक ही तरीका बोला जाता है. ना मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, इसको समझ लेते हैं. मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इज़ द कैरेज ऑफ गुड्स. सो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट क्या होता है, कैरेज ऑफ गुड्स होता है बाय एटलीस्ट टू डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. कम से कम दो डिफरेंट मोड होते हैं इसके अंदर ट्रांसपोर्ट के, रोड, रेल, सी, एयर एक्सेट्रा में से कोई दो. ठीक है. अंडर सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, और एक ही कॉन्ट्रैक्ट में. सबसे बड़ी बात क्या है, जो यूनी मॉडल था उसमें भी एक ही कॉन्ट्रैक्ट था और एक ही मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट था, बट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट में दो मोड्स मेंशन किए जा सकते हैं. ठीक है. मैनेज बाय वन ऑपरेटर, और एक ही ऑपरेटर मैनेज करेगा दोनों मोड्स को, कॉल्ड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट. ठीक है. इट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज कंबाइंड ट्रांसपोर्ट. ये क्या रेफर किया जाता है इसको, कंबाइंड ट्रांसपोर्ट. नाउ एग्जाम्पल, एक शिपमेंट है फ्रॉम रोहतक इंडिया टू लंदन यूके. ठीक है. सो अब जो रोड है फ्रॉम रोहतक टू मुंबई पोर्ट, अब बाय रोड जाएगा वो रोहतक से लेके मुंबई पोर्ट तक, फिर उसके बाद वो सी के थ्रू जाएगा मुंबई से लंदन पोर्ट तक. ऑल अरेंज्ड बाय वन एमटीओ. कौन है एमटीओ, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर. ठीक है. ये सारी अरेंजमेंट दोनों चीज़ों की एमटीओ ने करी है, एक ही एमटीओ ने, एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, एंड वन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, और एक ही डॉक्यूमेंट लगा, यानी एक ही कॉन्ट्रैक्ट लगा, एक ही डॉक्यूमेंट लगा इसके अंदर, एमटीडी. ठीक है. सो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी. ये दो तीन डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान रखने होंगे, जिसको मैं अभी आगे भी एक बार सम अप कर दूंगी. सो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर, एमटीओ क्या है ये भी समझ लो, इसकी ड्यूटीज़ ये है क्या, जिसको हम इतनी बार बात कर रहे हैं. एमटीओ अभी हमने यहाँ भी बात की थी ना, कि ये जो है यही मैनेज कर रहा है, चाहे वो रोड का हो, जो मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो वो दोनों एमटीओ मैनेज कर रहा है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो एमटीओ समझ लेते हैं. एंड एमटीओ इज़ अ पर्सन और कंपनी. एमटीओ या तो एक पर्सन हो सकता है या कंपनी हो सकती है, जो रजिस्टर्ड होती है, ऑथराइज्ड टू हैंडल मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट. जो रजिस्टर होती है और ऑथराइज होती है वो हैंडल कर सके मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट को. टेकिंग कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ये एमटीओ फॉर डिलीवरिंग गुड्स फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन. यानी अब यहाँ से मुंबई से लंदन तक गुड जो आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एमटीओ की है. और अगर मुंबई में भी कहीं और से गुड आया है, जैसे रोहतक से आया था, तो वो भी एमटीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. सो पूरा कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये पूरा रोहतक से लेके लंदन तक एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आ जाता है, सो ये एमटीओ की जिम्मेदारी होती है. ठीक है.
Now, even though the MTO may subcontract parts of the journey, तो ये हो सकता है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन उसके सब कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं पार्ट ऑफ द जर्नी, दे रिमेन लीगली लायबल फॉर द एंटायर ट्रांसपोर्ट, बट फिर भी एंटायर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए एमटीओ ही लायबल होता है, ठीक है। नाउ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट MTD, ठीक है, ये भी अभी हमने कवर किया था, यहाँ पे ही था MTD, ठीक है। तीन चीज़ें मांगी थी ना, MTO ऑल अरेंज्ड बाय वन MTO अंडर वन कॉन्ट्रैक्ट, एक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, और एक डॉक्यूमेंट होता है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, तो हम उसको समझेंगे। Multimodal transport document. This document is issued by the MTO and serves as MTO के थ्रू ये इशू होता है, और इसे कैसे ये क्या सर्व करता है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, ठीक है, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, यानी अनलेस मार्क्ड नॉन नेगोशिएबल। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं इन तीनों का। नाउ ये हमारा स्लाइड आ गया इन्फॉर्मेशन वाला। सो इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज में क्या है, जो MTD है वो आउटलाइन करती है टर्म्स और कंडीशन को मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन की, जिसके अंदर रूट को अग्री किया जाता है, डिलीवरी डेट्स डिसाइड की जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है पार्टीज़ की जो इन्वॉल्व होती है उसके अंदर। फिर आता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। अब इसमें क्या होता है कि ना, एक डॉक्यूमेंट होता है टाइटल का बेसिकली, कि वो जो अथॉरिटी देता है जिस टाइम पे जो पर्सन जो गुड्स को होल्ड कर रहा है यानी उसको लेके जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट उसके पास होता है, वो होल्डर होता है उस डॉक्यूमेंट का, और उस डॉक्यूमेंट के थ्रू ही वो उन गुड्स को दूसरे पर्सन को हैंड ओवर कर सकता है, यानी मालिक से वो लेके गया, और जो दूसरे पर्सन जिसको गुड्स पहुंचाने हैं उसको हैंड ओवर करेगा वो डॉक्यूमेंट के साथ, जिससे ओनरशिप ट्रांसफ़र हो जाएगी कि अब मैंने इस गुड को मतलब सोल्ड कर दिया है आपको, आप इस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर दीजिए एंड अब आप ओनरशिप ले लेंगे इस गुड की, ठीक है। सो दैट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। और फिर एक होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ये होता है कि आपने सीधा गुड हैंड ओवर कर दी, ठीक है, आई एम ऑन दिस राइट नाउ, कि आपने सीधा गुड होल्ड कर रहे हो जिस टाइम पे जिसके पास है वो ओनर है, और जैसे ही आपने गुड्स किसी दूसरे पर्सन को एज एन एक्शन हैंड ओवर कर दिए, जैसे पूरा कार्टन आपने दूसरे पर्सन को दे दिया, तो वो ओनर हो गया उसका, ठीक है, थ्रू एंडोर्समेंट, ठीक है। नाउ कंटेंट्स ऑफ MTD, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स होना चाहिए, इसमें बताना होना चाहिए सारा इन्फॉर्मेशन गुड्स को रिलेटेड, ऑरिजिन एंड डेस्टिनेशन लिखी होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट रूट या फिर मोड्स जो भी है वो लिखा होना चाहिए, लाइबिलिटी क्लॉजेज लिखे होने चाहिए, ठीक है। अब इसका लीगल फ्रेमवर्क समझते हैं, और जिसमें सबसे पहले आता है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स 1980। इन्होंने प्रपोज किया था लीगल एक यूनिफॉर्म लीगल रिजीम फॉर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हैज़ नॉट कम इन टू फोर्स ड्यू टू लैक ऑफ रैटिफिकेशन। अब इसको रैटिफिकेशन नहीं मिली, एनफोर्समेंट नहीं मिली, तो एक फोर्स में नहीं आया था। स्टिल इट हैज़ इन्फ्लुएंस, फिर भी इसका इन्फ्लुएंस है नेशनल लॉज पे, और इसमें इंडिया भी इंक्लूड होता है, ठीक है। अब UNCTAD ICC रूल्स 1992, ये किस टाइप के रूल्स होते हैं, प्रोवाइड स्टैंडर्ड टर्म्स फॉर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, यानी स्टैंडर्ड टर्म्स हमें सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। एक कि लाइक जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट है वो पहले ही बना हुआ होता है ना, सबके लिए सेम होता है, तो ऐसे कुछ रूल्स होते हैं वो सबके लिए सेम होंगे, वो चेंज नहीं होंगे, बेसिक क्लॉज होते हैं वो चेंज नहीं होंगे। हाँ, थोड़ी बहुत चीज़ें जो जो सामान है उस गुड्स का नेचर के अकॉर्डिंग वो जो चीज़ें चेंज होनी है, और रूट्स चेंज होने हैं, डेस्टिनेशन टाइम ये सब चेंज होना है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट कुछ ऐसे क्लॉजेज होते हैं जो चेंज नहीं होते, वो सबके लिए नॉर्मल होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ इलीगल ट्रांसपोर्ट नहीं होना चाहिए, सो दिस इज़ अ कॉमन क्लॉज जो सारे कॉन्ट्रैक्ट में आपको मिलेगा, तो दैट इज़ द स्टैंडर्ड टर्म, ठीक है। नॉट लीगली बाइंडिंग, सॉरी नॉट लीगली बाइंडिंग बट यूज्ड वाइडली इन कमर्शियल प्रैक्टिस, तो ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता, ये वाला जो मैंने अभी आपको बताया था, ये ICC की जो रूल्स में बता रही हूँ आपको, लेकिन ये कमर्शियल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ताकि कोई गलत काम ना करे, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े भी। नाउ टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी सिस्टम अंडर इंटरनेशनल लॉ, सबसे पहले आता है यूनिफॉर्म लाइबिलिटी सिस्टम। इसका मीनिंग क्या है, एक सिंगल सेट ऑफ रूल्स होते हैं और लाइबिलिटीज़ होती है जो लिमिट करती हैं, लाइक लिमिट अप्लाइज टू एंटायर जर्नी, तो ये पूरी जर्नी पे अप्लाई करती है ये लाइबिलिटी, ये जो लिमिट होती है लाइबिलिटी की, चाहे कुछ भी हो, मतलब किसी भी कोई भी मोड हो या फिर एक से ज़्यादा मोड होते तब भी, जैसे कि रिगार्डलेस ऑफ चाहे वो कोई भी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो,
ठीक है, वॉज यूज और वेयर द डैमेज अकर्ड, और चाहे डैमेज कहीं भी हो रहा हो, जगह से मैटर नहीं करता, ट्रांसपोर्ट से मैटर नहीं करता, अगर एक लाइबिलिटी डिसाइडेड है तो वही लाइबिलिटी रहेगी। तो ये सिंपल होता है काफ़ी और प्रिडिक्टेबल होता है, बिकॉज सेम लॉ अप्लाई होता है हर जगह पे। अब जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, इफ़ गुड्स आर शिप्ड बाय शिप, मतलब जो गुड्स हैं वो शिप्ड हो रहे हैं शिप के थ्रू, ठीक है, या फिर रेल के थ्रू या फिर ट्रक के थ्रू। सो जो सेम लाइबिलिटी है, रूल्स वो कवर करेंगे एंटायर ट्रिप पे। यानी अगर डैमेज होता है शिप पर तो भी वही लाइबिलिटी का रूल लगेगा जो रेल पे डैमेज होने पे लगता है या ट्रक पे डैमेज होने पे लगता है। सो दिस इज़ द यूनिफॉर्म लाइबिलिटी सिस्टम। देन कम्स नेटवर्क लाइबिलिटी सिस्टम। ये यूनिफॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट है। अनलाइक यूनिफॉर्म लाइबिलिटी सिस्टम, नेटवर्क लाइबिलिटी में चेंजेस होते हैं, डिपेंड करता है क्या जगह है, कहाँ हुआ है, किसके पास हुआ है डैमेज। जैसे कि the liability depends on where the loss or damage happened and which transport mode was in use at that time. Different legal rules apply depending on the model, जैसे कि एयर लॉ, सी लॉ, ऐसे अलग अलग रूल्स होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका जो गुड है वो जा कैसे रहा है, आपका सामान जा कैसे रहा है, तो उसके लॉ अप्लाई होता है, उसमें वही लाइबिलिटी डिसाइड होती है। एग्जाम्पल है जैसे कि इफ़ गुड्स आर डैमेज ड्यूरिंग अ सी लेग, अगर गुड्स डैमेज हुए हैं सी लेग के दौरान, या फिर मैरिटाइम लॉ अप्लाई होगा उसके अंदर। इफ़ डैमेज ड्यूरिंग ट्रकिंग, अगर ट्रक में गुड्स डैमेज हुए हैं, ट्रक के थ्रू ले जाया जा रहा था, तो रोड ट्रांसपोर्ट लॉ अप्लाई होगा, तो वो लाइबिलिटीज़ डिसाइड होती है, तब वो लॉ अप्लाई होता है उसके अंडर। ठीक है। देन आता है मॉडिफाइड नेटवर्किंग सिस्टम, जो कि काफ़ी पुराना है, यूज बाय 1980 कन्वेंशन। इसका मीनिंग क्या है? दिस इज़ अ हाइब्रिड ऑफ द फर्स्ट टू सिस्टम। ये फर्स्ट टू सिस्टम्स के जो हमने पढ़े हैं ना, उसका हाइब्रिड है। यूनिफॉर्म बेस सिस्टम अप्लाइज अक्रॉस द एंटायर ट्रांसपोर्ट चेन। अब यूनिफॉर्म बेस में क्या होता था, चाहे कोई भी ट्रांसपोर्ट चेन हो, सब पे अप्लाई होता है। बल्कि एंड हाउ एवर इफ़ द डैमेज इज़ प्रूवन टू हैव अकर्ड ड्यूरिंग द पर्टिकुलर स्टेज, चाहे पता ही चल जाए कि डैमेज कहाँ हुआ है, ठीक है, वे स्ट्रिक्टर और हायर लाइबिलिटी लिमिट्स एग्जिस्ट, दो स्ट्रिक्टर रूल्स अप्लाई। तो जहाँ पे भी पता चल जाता है डैमेज कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, तब भी आपको जो लाइबिलिटी रूल अप्लाई होते हैं, जिसके अंडर वो फॉल करता है, वो अप्लाई होगा, ठीक है। सो इसमें क्या है, ऑफर्स यूनिफॉर्मिटी बट इंश्योर्स फेयरनेस बाय अप्लाइंग हायर लाइबिलिटी वेयर अप्रोप्रिएट। तो अब जैसे पता चलता है, पहले तो इसमें क्या होता है, पता लगाते हैं कि रूल कैसे, मतलब कि जो गुड्स है वो कैसे ख़राब हुए हैं, कैसे डैमेज हुआ है, ठीक है। मैं मॉडिफाइड नेटवर्क सिस्टम की बात कर रही हूँ, आप कंफ्यूज हो सकते हैं मेरे बोलने से। मैं कैसे कब यूनिफॉर्म लाइबिलिटी की बात कर रही थी इसमें, और कब मैं मॉडिफाइड पे पहुँच गई, तो मैं दोबारा समझा रही हूँ। मॉडिफाइड नेटवर्क सिस्टम में क्या होता है, पहले चेक किया जाता है, जो डैमेज है वो प्रूफ करी जाती है पहले तो, कि कैसे हुई थी, किस स्टेज पर हुई थी, उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके की डैमेज हुई होती है, स्ट्रिक्टर और हायर लाइबिलिटी लगाई जाती है, उस सब जो सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल होता है उसके थ्रू, ठीक है। तो इससे क्या होता है, ऑफ़र होती है यूनिफॉर्मिटी ऑफ़र होती है, बट ये इंश्योर किया जाता है कि फेयरनेस हो, ताकि सही रूल अप्लाई किया जाए, सही लाइबिलिटी अप्लाई किया जाए अप्रोप्रिएट तरीके से। जैसे एग्जांपल से बेटर समझ आएगा, इफ़ गुड्स आर डैमेज्ड ऑन अ रेल लेग, अगर गुड्स जो है वो रेल लेग पे डैमेज हुए हैं, तो कवर्ड बाय स्ट्रिक्टर नेशनल लॉ, तो सबसे स्ट्रिक्टर नेशनल लॉ है उसमें कवर होगा। दैट लॉज हायर कॉम्पनसेशन लिमिट इज़ यूज, जिसकी वजह से हायर कॉम्पनसेशन यूज़ होगी। स्ट्रिक्टर मीन्स पैसों में ज़्यादा, सज़ा में भी ज़्यादा, ठीक है, यही तो होता है स्ट्रिक्ट लॉ। अगर आपको पैसे देना लॉ के अकॉर्डिंग तो वो भी ज़्यादा होंगे, और अगर आपको सज़ा मिलनी है तो वो भी ज़्यादा होगी। दिस इज़ द स्ट्रिक्टर लॉ मीन्स, राइट। सो स्ट्रिक्टर लॉ अप्लाई होगा, बट फर्स्ट थिंग्स विल बी प्रूफ, सारी चीज़ें चेक की जाएगी, इसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशन वगैरह का होता है, तो वो चीज़ का ध्यान रखना है। देन इंडियन लीगल फ्रेमवर्क, सो इसमें आता है हमारा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स एक्ट 1993। ये बेस्ड है हमारा 1980 यूएन कन्वेंशन एंड कैरियर्स एक्ट पे, और ये केम इनटू फोर्स ऑन 16 अक्टूबर 1992। अप्लाई होता है टू मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम और विद इन इंडिया। ओनली रजिस्टर्ड MTOs कैन कैरी आउट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट। सो सिर्फ रजिस्टर्ड MTO ही ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कैरी आउट कर सकते हैं, जो एक्ट के थ्रू हो सकता है। देन एलिजिबिलिटी टू बिकम एन MTO, तो एलिजिबिलिटी क्या है MTO बनने की? शिपिंग कंपनीज़, और लाइक आपको शिपिंग कंपनी होनी चाहिए, या फिर हो सकती है तो आप इजीली बन जाएंगी, वो कंपनी बन जाएगी, इंडिविजुअल भी बनते हैं वैसे तो, ठीक है। फ्रीट फॉरवर्डर्स, अदर लॉजिस्टिक कंपनीज भी हो सकती है विद मिनिमम रुपीज़
50 लाख टर्नओवर इन द पास्ट 3 ईयर्स। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। फ्रेट फॉरवर्डर्स यानी आप बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन के अंदर आपका अच्छा एक पकड़ होना चाहिए, होल्ड होना चाहिए, तभी आप इतने बड़े बड़े कंसाइनमेंट्स को आगे लेके जा सकते हैं। अब आता है सेक्शन 3 to 6 ऑफ द एक्ट, जो डील करता है रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन एंड अपील रिलेटेड टू एमटीओ। वैसे इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, आई थिंक एग्जाम में इतना डीप नॉलेज नहीं लिया जाएगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, बट फिर भी मैंने एक बार मुझे लगा एक बार एक्सप्लेन कर देना चाहिए, जस्ट इन केस कोई शॉर्ट नोट भी आ गया तो। सेक्शन 3, रजिस्ट्रेशन ऑफ मल्टी मॉडल transport operators. No person can carry on business as एन MTO। कोई भी पर्सन बिजनेस कैरी नहीं कर सकता सिर्फ MTO बन के विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड। वो रजिस्टर्ड नहीं है एक्ट के अंदर, उसको रजिस्टर होना पड़ेगा। सो टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन द ऑपरेटर मस्ट मीट द कंडीशंस, लाइक उसको कौन सी कंडीशन को मीट करना पड़ेगा ऑपरेटर को रजिस्ट्रेशन करने के लिए। फाइनेंशियल साउंडनेस होनी चाहिए, यानी उसका फाइनेंशियल अच्छा होना चाहिए उसका फाइनेंस। ठीक है, सर्टेन कैपिटल और नेटवर्थ, उसके पास पैसा अच्छा होना चाहिए। हैविंग एडिक्वेट एक्सपीरियंस, अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए शिपिंग और फ्रेट फॉरवर्डिंग में। देन मीटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स है उन पे खरा उतरना चाहिए, कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, सब सही होना चाहिए। द रजिस्ट्रेशन इज़ ग्रांटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जो भी उस अप्रोप्रिएट सही अथॉरिटी होगी वो रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देगी। यूजुअली जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है वो होता है द डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग। ठीक है, अब आते हैं हम सेक्शन 4 पे, विच टॉक्स अबाउट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन MTO कैन बी कैंसिल। जो MTO की रजिस्ट्रेशन है वो कैसे कैंसिल की जा सकती है? द रजिस्ट्रेशन वॉज ऑब्टेन बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, अगर रजिस्ट्रेशन गलत तरीके से ली गई है थ्रू मिस रिप्रेजेंटेशन या फिर फ्रॉड के थ्रू। ठीक है, फिर द MTO वॉयलेट्स प्रोविजन ऑफ द एक्ट, अगर MTO जो है वॉयलेट कर रहा है कोई प्रोविजन एक्ट ऑफ द एक्ट, और टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन या फिर टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन को भी वायलेट कर रहा है, तो द MTO फेल्स टू मेंटेन फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑन नेसेसरी फैसिलिटीज़। कुछ इंपॉर्टेंट फैसिलिटीज़ होती है जो ट्रांसपोर्टेशन में ध्यान रखनी पड़ती है, या फिर फाइनेंशियल स्टैंडिंग होती है, यानी कि आपके पास एक फाइनेंशियल बैक तो होनी चाहिए अच्छी है। थोड़ा बड़ा बिजनेस होता है, आपको कहीं भी पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, सो इसके लिए बहुत ध्यान दिया जाता है कि आपकी फाइनेंशियल बैक अच्छी हो, इसमें पैसा लगता है इस बिज़नेस में, तो ये चीज़ें मैटर करती है और मेंटेन होनी चाहिए। तो ये चीज़ अगर मेंटेन नहीं है, कोई नेसेसरी फैसिलिटीज़ जो गुड्स को सेफली पहुंचाने के काम आए, ऐसी कोई फैसिलिटी भी नहीं है, तो भी एक आपकी कैंसिलेशन हो सकती है। द MTO मस्ट बी गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, MTO को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दी जाती है अपनी बात को रखने की बिफोर कैंसिलेशन। अब आता है सेक्शन 5, अपील की बात की जाती है इसमें। इफ़ एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज़ रिफ्यूज़, अगर रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ किया जाता है और रजिस्ट्रेशन इज़ कैंसिल्ड, और आपका रजिस्ट्रेशन या फिर कैंसिल किया जाता है, सो MTO वह है वो अपील कर सकता है। द अपील कैन बी मेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपील किसको जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट के और एन अपॉइंटेड अथॉरिटी, या फिर कोई अपॉइंटेड अथॉरिटी को विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, जो स्पेसिफाइड टाइम है उसी में अपील करनी ज़रूरी होती है, विच इज़ ऑलमोस्ट ऑफ 30 डेज होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, सो द अपेलेंट अथॉरिटी कैन अपहोल्ड, अपीलेंट अथॉरिटी अपहोल्ड कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है और रिवर्स कर सकती है डिसीजन को। ठीक है, ये सारे चेंजेस अपीलेंट अथॉरिटी के हाथ में होते हैं। अब आता है सेक्शन 6, इफेक्ट्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। वंस रजिस्टर्ड द MTO कैन, जब एक बार रजिस्ट्रेशन हो गई तो MTO क्या क्या कर सकता है? इशू अ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, तो इशू होगा मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट, जो हम पहले समझ चुके हैं, विच एक्ट्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, जो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज की तरह एक्ट करता है, एंड अ टाइटल ऑफ गुड्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें भी हम कवर कर चुके हैं वीडियो में अभी पीछे ही। ठीक है, ऑपरेट लीगली एज अ रिकग्नाइज्ड MTO विद इन इंडिया और इंटरनेशनली, यानी वो लीगली ऑपरेट करेगा एक बहुत रिकग्नाइज्ड MTO की तरह, इंडिया में भी और इंटरनेशनली भी। अब MTD अंडर इंडियन लॉ, ठीक है ना, MTO MTD प्लीज़ इन पे कंफ्यूज मत होना, MTD इज़ अ डॉक्यूमेंट, वेर एज MTO इज़ द पर्सन जो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है ट्रांसपोर्टेशन इन सब की। सो अब जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज, तो अब MTD अंडर इंडियन लॉ क्या क्या कवर हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज आ जाता है MTD के अंदर, एक नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। ठीक है, ये नेगोशिएबल डॉक्यूमेंट का भी मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। गिव्स ओनरशिप लाइक राइट्स टू MTO, तो MTD से के
थ्रू क्या होता है, ये ओनरशिप जैसे राइट दे देता है एमटीओ को ड्यूरिंग द ट्रांसिट, यानी जिस टाइम पे वो गुड्स को भेज रहा है, फॉर एग्जांपल थ्रू बाय रोड भेज रहा है ऐसे मान लो आप, तो जब एमटीओ के पास ये जिम्मेदारी है कि बाय रोड गुड्स सेफली पहुंचने चाहिए, तो उस टाइम पे उसके पास वो टाइटल है, वो ओनरशिप है, वो होल्ड कर रहा है गुड्स के ऊपर कि रास्ते के बीच में कोई भी लेन देन करना हो, गुड्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन इनकम्प्लीट हो, कहीं टोल क्रॉस करवाना हो, कुछ भी करवाना हो, तो वो ही लाइबल है और वही रिस्पॉन्सिबल है और वही ये सारी चीज़ों की जिम्मेदारी लेगा। तो उस टाइम के लिए उसके पास ओनरशिप होना बहुत ज़रूरी है। गिव्स लीगल एनफोर्सेबिलिटी टू द शिपर, तो एक लीगल एनफोर्सेबिलिटी मिल जाती है एमटीडी के थ्रू शिपर को, यानी ऑफ कोर्स एमटीओ जैसे जो लेके जा रहा है, कंसाइनी, उसे शिपर भी बोल सकते हैं, कंसाइनी बोल सकते हैं, बैंक्स एंड इंश्योरर्स। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, बहुत सारे लोग आ जाते हैं इसके अंदर, तो उनको एक तरीके का लीगल इन्फोर्सेबिलिटी मिल जाता है अगर इसमें कुछ भी और भी इन्वॉल्व है, तो कोई भी बैंक या इंश्योरर्स। ठीक है, अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट पे। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं इनको। सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, सबसे पहला फीचर है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, और इसका बेनिफिट क्या है, लेस पेपर वर्क, फास्टर प्रोसीजर। ठीक है, मल्टी मॉडल में, यूनी मॉडल में तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट पे एक ही मोड होता है, और बेसिकली ये ज़्यादा छोटे लेवल की जो मतलब जो छोटे कंसाइनमेंट्स होते हैं ना, जो इधर उधर करने होते हैं कुछ, उन पे यूज़ होता है यूनी मॉडल। तो अभी हम मल्टी मॉडल ही ज़्यादा कवर कर रहे हैं। डोर टू डोर सर्विस होती है, ठीक है, मोर कन्वीनियंस फॉर कंसाइनर और कंसाइनी, जो भी पर्सन जो कंसाइनर है कंसाइनी है, यानी लेने वाला देने वाला, जो कंसाइनमेंट जा रहा है आपका, उनके लिए डोर टू डोर सर्विस हो गई, यानी एक तो भेज रहा है और एक जो उसे रिसीव कर रहा है, और बीच में आता है एमटीओ जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पहुंचाना। ठीक है, देन आता है रिड्यूस्ड रिस्क, तो और क्या है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट का फीचर, रिस्क कम हो जाता है, यानी कि बेनिफिट क्या है, लेस चांस ऑफ लॉस, थेफ्ट और डैमेज, क्योंकि बीच में रिस्पॉन्सिबल पर्सन है आ जाता है, और डॉक्यूमेंट्स भी, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू होती है, डॉक्यूमेंट भी बहुत पक्के बनाए जाते हैं। देन आता है कॉस्ट इफेक्टिव, जिससे रिड्यूस होती है कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस। फिर आता है एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, कंबाइन स्ट्रेंथ्स ऑफ वेरियस मोड्स, इसमें जो है स्ट्रेंथ कंबाइन की जाती है अलग अलग मोड्स की, क्योंकि ऑफ कोर्स इन मल्टी मॉडल वी कैन यूज़ 2 डिफरेंट मोड्स, जैसे सी फॉर बल्क एंड रेल फॉर स्पीड, राइट, डिपेंड्स ऑन आपको कैसे लेके जाना है और आपका गुड का नेचर क्या है। अब आता है ग्लोबल एंड इंडियन ट्रेड इम्प्लीकेशन। सो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हेल्प इंडियन एक्सपोर्टर्स स्पेशली इन नॉन पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग हब्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड तमिलनाडु। से नॉन पोर्ट है, इसमें यहाँ पे पोर्ट नहीं है, तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे हेल्प करता है काफ़ी ज़्यादा। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि लाइक रोहतक से बाय रोड आ रहा है मुंबई पे, अब मुंबई पे पोर्ट है, सी पोर्ट पे वो चढ़ के अब वो आगे निकल जाएगा, लेकिन अब रोहतक पे तो नहीं है ना, तो रोहतक पे इट्स अ डिफ़िकल्टी, तो वहाँ पे अब ये यहाँ पे 2 ट्रांसपोर्टेशन यूज हो रहा है, रोहतक से बाय रोड जा रहा है, सो वहाँ पे, और फिर मुंबई पे जाके वो सी के थ्रू जा रहा है, तो अब यहाँ पे 2 ट्रांसपोर्टेशन यूज़ हो रहा है, वो मल्टी मॉडल की हेल्प से यूज़ हो सकता है, यूनी मॉडल नहीं कर सकता। ठीक है, नाउ अलाउ फास्टर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, जल्दी सामान पहुंच रहा है ग्लोबल मार्केट्स में, जो लोगों को ग्लोबली बिजनेस करना है अपना। ठीक है, इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट लैक ऑफ यूनिफॉर्म लॉज इज़ अ कंसर्न, तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा लाइक लैक ऑफ यूनिफॉर्म लॉ, कि अब इंडिया के लॉ अलग है, जहाँ वो जा रहा है वहाँ के लॉ में भी अलग हो, यहाँ पे जो चीज़ गैर कानूनी है वहाँ पे ना हो, वहाँ पे जो चीज़ गैर कानूनी है यहाँ पे ना हो, से बहुत सी डिफरेंसेस आ जाते हैं लॉ में, जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ होती है ना वो लैक कर जाती है, जो एक कंसर्न हो सकता है। सेवरल रीजनल एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू हार्मोनाइज रूल्स, और बहुत सारे रीजनल एफर्ट्स किए जाते हैं ताकि जो रूल्स हैं उनको हार्मोनाइज किया जाए, पीसफुली सारे काम बन जाए, कोई डिस्प्यूट अराइज ना हो। अब केस लॉ पे आते हैं। केस है हमारा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस वर्सेस Hyundai इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। इसका फैक्ट क्या है, गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड, इसमें क्या हुआ था, गुड्स जो थे वो ट्रांसपोर्ट किए गए थे अंडर अ मल्टी मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंडिया टू अ फॉरेन कंट्री, मल्टी मॉडल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इंडिया से फॉरेन कंट्री में गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया गया था। सो जो डैमेज हुई थी इसके अंदर, डैमेज अकर ड्यूरिंग वन लेग ऑफ द जर्नी, एक साइड जब जर्नी की जा रही थी, एक तरफ से जब वो जा रहे थे तब वो डैमेज अकर हुई। सो इंश्योरेंस कंपनी जो थी
ट्राई टू अवॉइड लाइबिलिटी, इंश्योरेंस कंपनी थी, उन्होंने लाइबिलिटी यानी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की से मना कर दिया, एक तरीके से कोशिश की कि वो अवॉइड कर सके। उन्होंने आर्ग्यू क्या किया, उन्होंने मना क्या बोल के किया कि जो डैमेज हुआ है वो आउटसाइड देयर स्कोप हुआ है, कि वहाँ तक तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती ही नहीं है, वो डैमेज क्यों कवर करें। सो अब क्या हेल्ड किया इस केस में, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एमटीओ इज़ फुल्ली लायबल। एमटीओ कौन पर्सन है, वो जो बीच से लेके जा रहा है, देखो मैं आपको बहुत बेसिक लैंग्वेज में समझाऊंगी, बिचौलिया बोलते हैं बीच वाले पर्सन को, या फिर आप ब्रोकर बोल सकते हो, ऐसा कुछ भी आप वर्ड दे सकते हो, ठीक है। सो लाइक जैसे इंडिया है, इंडिया से गुड्स निकले, ये पूरा जो रास्ता कवर करके जाएंगे ना, फॉरेन कंट्री जो भी है, जैसे यूएस जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, मैं बस ऐसे ही मतलब बिना सोचे समझे एग्जांपल दे रही हूँ कंट्रीज़ का। तो अब तो यहाँ पे क्या है, जो बीच में ध्यान दे रहा है, रिस्पॉन्सिबल है, वो है एमटीओ, ठीक है, वो ही इस जर्नी का ध्यान रख रहा है कि गुड सेफली पहुँचे। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एमटीओ लायबल होगा, बीच में वही ध्यान रख रहा है, और वो इंश्योरेंस कंपनीज आर बाउंड बाय द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट। अब इंश्योरेंस कंपनी जो है वो बाउंड है, अगर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट में उनकी हद, उनकी लिमिटेशन लिखी है कि आपका इंश्योरेंस इसी हद तक कवर होता है, तो इसी हद तक कवर होगा। फॉर एग्जांपल कोई बाउंड्री लिखी है कि भाई इंडिया के इस तरफ तक इतना इतना एरिया है, यहाँ से दूसरी कंट्री शुरू हो जाती है, फिर दूसरी कंट्री आती है, तो इतने इतने तक तो इंश्योरेंस कंपनी कर रही है कवर, इसके बाद नहीं करेगी। अब वो यहाँ पे कहीं हुआ या यहाँ पे कहीं हुआ है, तो इंश्योरेंस कंपनी मना कर रही है कि भाई ये हमारी बाउंड्रीज़ में नहीं आ रहा है। सो वो तो अपने कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग चल रही है, तो वहाँ पे अब एमटीओ रिस्पॉन्सिबल होगा, जहाँ पे कोई और लायबल नहीं होगा, बिकॉज एमटीओ की तो पूरी जर्नी की जिम्मेदारी थी। So MTO bears responsibility even if damage occurs during a subcontracted part, चाहे subcontracted part पे भी हो, जैसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है MTO रेडी करता है, जिसमें सब कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं अलग अलग, उसके भी ट्रांसपोर्ट के भी, तो अब उन पे भी होता है, अगर एक पे सही निकल गया दूसरे पे ख़राब हो गया, यानी एक ट्रांसपोर्ट से तो एकदम सही निकल गया, अब दूसरे ट्रांसपोर्ट में जाते जाते डैमेज आ गई, तब भी एमटीओ ही रिस्पॉन्सिबल होगा। बार बार कह रही हूँ, पूरी जर्नी का उसी के पास है, उसी के हाथ में है। नाउ इसका इम्पॉर्टेंस यानी सिग्निफिकेंस, रीएनफोर्स द आइडिया दैट एमटीओ कैन नॉट एस्केप लाइबिलिटी। इस बात का ध्यान रखा जा रहा है इस केस में कि एमटीओ जो है वो अपनी लाइबिलिटी से छुप ना सके, बच ना सके, ब्लेम ना कर सके सब कॉन्ट्रैक्टर्स को, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट द बाइंडिंग नेचर ऑफ द मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इन इंडिया। तो जो बाइंडिंग नेचर है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट और लाइक ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट इन इंडियन लॉ के अंडर, उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है इस केस के थ्रू, बताया जा रहा है कितना ज़्यादा सख्त है वो, कितना ज़्यादा बाइंडिंग है, कैसे उसको फॉलो किया जाए और उसको कितना सीरियसली भी लिया जाए। सो इसका कंक्लूजन क्या था, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली एसेंशियल फॉर ग्लोबल ट्रेड। आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना ही चाहिए अगर आप ग्लोबल ट्रेड में ट्रांजिट कर रहे हो, खास करके टू इट्स फ्लेक्सिबल एंड एफिशिएंसी, ताकि ऐसी कोई, क्योंकि ये चीज़ें कॉमन है, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत बड़ी बात है अगर ये किसी किसी केस में हो गया, तो ड्यूरिंग द ट्रांजिट बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते हैं, बड़े बड़े कंटेनर होते हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऐसा हमने सुनने में आया कि वो पूरा सी में गिर जाते हैं, बड़ी बड़ी लाइक सी डूब, मतलब पूरी शिप्स डूबी हुई हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें, उनमें बहुत बड़े बड़े लेवल पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो ये इतना कॉमन है कि आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट ना हो, ये बहुत बड़ा रिस्क है। सो however lack of common international legal regime remains a challenge। हाँ बस एक ये थोड़ा सा रहता है कि इंटरनेशनल लेवल पे जब आप बिज़नेस करते हो तो लॉज यूनिफॉर्मिटी नहीं हो पाती है, लॉ में थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो बन जाता है, कुछ ना कुछ क्लॉजेस तो सिमिलर होते हैं, बट यू कांट से कि हर चीज़ सिमिलर हो, एग्जैक्टली जो इंडिया का लॉ है वही बाहर का हो, इसलिए कुछ इंटरनेशनल टर्म्स एंड कंडीशन पे भी वर्कआउट किया जाता है। नाउ अ मैंडेटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन कुड ब्रिंग क्लैरिटी, एक मैंडेटरी इंटरनेशनल कन्वेंशन होती है वही क्लैरिटी लेकर आई है, एंड रिड्यूस डिस्प्यूट्स, और डिस्प्यूट्स कम हुए हैं। अनटिल देन कंट्रीज़ लाइक इंडिया हैव टेकन पॉजिटिव स्टेप, यानी ये हुआ नहीं है, ये हो सकता है, होगा अगर चाह लाइक कोई चाहे तो। सो अनटिल देन जो इंडिया जैसे कंट्री इंडिया हो गई, उन्होंने पॉजिटिव स्टेप लिए हैं विद देयर ओन प्रोग्रेसिव लॉ, तो इंडिया ने तो अपना ये एमटीओ वगैरह के थ्रू अपने लॉ को प्रोग्रेसिव कर लिया है, ताकि वो तो अपना बचाव कर सके, किस तरीके से हेल्प कर सके, ताकि डिस्प्यूट्स कम से कम हो और लोगों को इंटरनेशनली बिजनेस को स्प्रेड करने में हेल्प मिले। सो अ प्रॉपरली रेगुलेटेड मल्टी मॉडल सिस्टम कैन हेल्प बूस्ट एक्सपोर्ट्स, कट
कॉस्ट एंड सिंप्लीफाई लीगल ऑब्लिगेशंस फॉर बिजनेस। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, कुछ कुछ नुकसान भी हैं, सब कुछ बेयर करने पड़ते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। दैट्स इट इन दिस वीडियो। प्लीज़, अगर मैं काफ़ी एक्सप्लेनेशन में बेस्ट अपना देने की कोशिश कर रही हूँ, फिर भी अगर आपको डाउट्स रहते हैं, आपको सजेशंस भी देने हैं, प्लीज़ गो अहेड, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। जो मेरी मोटिवेशन है वो है आपका लाइक, सब्सक्राइब एंड गुड कमेंट्स। सो प्लीज़ ट्राई, इवन इफ़ यू लास्ट द डाउट, जितना हो पाएगा मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी।